तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाजिर है आपके लिए एक लंबी हॉरर स्टोरीज। दोस्तों आप सभी से क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं समय पर कहानियां नहीं डाल पा रहा हूँ। दरअसल जिंदगी ही कुछ ऐसी है, छोटी मोटी दिक्कतें सबके साथ चलती ही रहती हैं, पर कभी भी इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कहते हैं एक वक्त पर आकर सब कुछ सही हो जाता है। तो ठीक इसी तरह मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ ऐसे किस्से जिसे सुनकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। बस उम्मीद करूंगा कि आप इन कहानियों को पूरा अंत तक जरूर सुने। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम सुजान मंडल है। मैं आसाम के भोदागुरी गांव का निवासी हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे गांव में घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात साल 1996 की है। हमारे गांव में बोडो और आदिवासी इस नाम की दो जातियां रहती हैं। बोडो जाति के लोगों का रंग थोड़ा गोरा होता है और आदिवासी लोगों का रंग काला रहता है। इसीलिए अक्सर इन दोनों जातियों के बीच बहुत झगड़े हुआ करते थे। 1996 में पहले इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। उस समय करीब 5000 आदमी की मौत हो गई थी, जिनमें से 2000 बोडो जातियां और तकरीबन 3000 आदिवासी थे। इसी तरह हमारे घर की दाईं तरफ बोडो जाति और बाएं में आदिवासियों का घर है और हमारा गांव इन दोनों गांव के बीच में है। उन दिनों जो भी आदमी लड़ाई झगड़े में घायल हो जाता था उसे ठीक हमारे गांव में ही लाया जाता था। वजह यह थी कि हमारे गांव में सिर्फ एक ही डॉक्टर था। वो लगातार सभी लोगों को देखने और उन्हें दवाई देने का काम करता था। अक्सर जब किसी आदमी के हाथ पैर कटे होते थे तो वो उन पर टांके भी लगा देता था। उसके पास कम से कम रोज के 300 से लेकर 500 तक मरीज आते रहते थे। उनमें से 300 ही जिंदा बच पाते थे और बाकियों की मृत्यु हो जाती थी। फिर एक एक कर उनकी लाशें हमारे गांव में दफना दी जाती थी। 1996 में ये दोनों गांवों के बीच लड़ाई तकरीबन 2 महीने तक चली। इसके बाद झगड़ा समाप्त हो गया। मगर फिर साल 1998 में दोबारा वही लड़ाई शुरू हुई। एक बार फिर बहुत सारे लोग उस लड़ाई में मारे गए। बस तभी से हमारे गांव को आत्माओं का गांव कहते हैं। वहां के सभी लोग अक्सर ऐसा ही कहते थे, मगर मुझे उनकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता था। वहां के लोगों का कहना था कि उस मैदान में अभी भी रात के वक्त आत्माएं घूमती रहती हैं। मतलब जिस जगह लोगों को दफनाया जाता था उस जगह पर रात को अकेले कोई भी नहीं जाता था। सबका कहना था कि उस जगह पर काफी लोगों को अजीबोगरीब तरीके से मारा गया था। ठीक दोस्तों, अब जो मैं आगे बताने वाला हूं वो बात 2018 की है। एक दिन मैंने अपने घर वालों से बहुत जिद करी। मैंने कहा कि मुझे नानी के घर जाना है। उनके काफी मना करने के बावजूद भी मैं नहीं माना। फिर धीरे धीरे मेरे घर वालों ने मुझे नानी जी के घर जाने की इजाजत दे ही डाली। मैं ठीक उसी शाम को अपने घर से नानी के घर के लिए निकल पड़ा। उस वक्त शाम के 6:30 बज रहे थे और ठीक मेरी नानी जी के घर जाने के लिए हमें उसी जगह से जाना पड़ता था। वैसे मैं आपको बता दूं कि उस रास्ते में एक बम्बू का बागान था। तो ठीक जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ आदिवासी आदमी उस बम्बू के पेड़ की तरफ पत्थर मार रहे थे और साथ ही ये भी कह रहे थे कि यहां से भाग जाओ। मैंने तुरंत उन लोगों से पूछा कि भाई साहब क्या हुआ। उन लोगों ने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा कि यहां पर कोई बिना कपड़ों के नाच रहा था, साथ ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। बस इसीलिए हमने उसे पत्थर मारना शुरू किया। दोस्तों उनकी ये बातें सुनकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा, पर उन्हीं लोगों ने मुझे मेरी नानी जी के घर पर पहुंचा दिया। इसके ठीक अगली सुबह मुझे स्कूल जाना था तो मैंने अपनी नानी जी के घर से सुबह 4 बजे अपनी साइकिल लेकर निकल गया। इसके बाद हुआ यूं, जब मैं उसी जगह पर पहुंचा तो अचानक मेरी साइकिल का लॉक खुद ब खुद लॉक हो गया। मैं अचानक फिर से बहुत डर गया था। मैं ये देख के दंग था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। चलती हुई साइकिल पर लॉक कैसे लग सकता है। मैं लगातार वहां पर चिल्लाने लगा, मगर मदद के लिए वहां पर कोई नहीं आया। मैंने लगातार अपनी साइकिल के ताले को खोलने की कोशिश की, मगर वो खुला नहीं।
हड़बड़ी में मैं अपनी साइकिल को वहीं छोड़कर भागकर सीधा घर आ गया। पर दोस्तों, आज भी मेरे मन में एक सवाल उठता है कि वो सब किसने और क्यों किया। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सुजान मंडल की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये बात 2 महीने पहले की है। मेरे घर के बगल में एक परिवार रहता था। उनकी 3 लड़कियां और एक लड़का था। उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की का नाम पारुल था, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। साथ ही उसकी माँ और बड़ी बहन भी उसी कंपनी में काम करती थी। एक दिन वो लड़की लंच के समय कुछ मीठा सा खाकर कंपनी के पीछे एक कुएं के पास गई। वो वहां पर पानी लेने गई थी, पर पता नहीं जब उसने पानी भरा तब तक तो वो एकदम ठीक थी, लेकिन शाम को घर आने के बाद उसकी अजीब हरकतें होना शुरू हो गई। वो अपने घर वालों से कहने लगी कि मुझे खीर दो। वो लगातार हर चीज मीठा खाने को ही मांग रही थी। फिर बाद में उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। 2 दिन तक उसके पेट में दर्द रहा। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चालू हो चुका था, मगर दूसरी तरफ उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल वालों ने अल्ट्रासाउंड भी किया, पर जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी बेटी को कहीं और दिखाओ, क्योंकि हमें इसकी बीमारी समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों, इसके बाद घर वालों को थोड़ा थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वैसे भी 3 दिन से ये लगातार मीठा ही मांग रही है, तो इस बार इसे कहीं मस्जिद में दिखाना चाहिए। इसके बाद वो लोग अपनी बेटी को हॉस्पिटल से लेकर घर आ गए। वो दिन बीत जाने के बाद अगले दिन गांव के ही पास में एक मस्जिद था। वो वहां पारुल को लेकर गए, पर जब वो उस मस्जिद के बाहर पहुंची तो अंदर जाने से इनकार कर रही थी। उल्टा मौका पाकर वो वहां से भागकर अपने घर पर आ गई। पर दोस्तों, घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गई। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके घर वालों ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब लोग शोक मना रहे थे, पर जब तक उसे होश आया तो वो तुरंत उठकर अपनी चाची जी के घर पर चली गई और वहां जाकर वो अपनी चाची से कहने लगी कि मुझे खीर दो, मुझे खीर खाने का बहुत मन हो रहा है। उसकी ये बात सुनकर चाची ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खीर दे दूंगी, मगर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन? अगर तुमने सच सच बताया तो ही मैं तुम्हें खीर दूंगी। चाची के पूछने के बाद उसने बताया कि मैं एक चुड़ैल हूं। फिर चाची ने दोबारा पूछा, अच्छा यहां क्यों आई हो? उसने कहा कि मैं कंपनी के पीछे एक कुआं है जहां पर मैं रहती हूं। बस ये लड़की उस जगह पर पानी लेने आई थी और ये मेरे मन को भा गई, इसीलिए मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया और अब मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद चाची जी ने चर्च से पादरी जी को अपने घर पर बुलाया और चुपचाप उन्हें ये सारी बातें बताई। फिर चाची जी ने पारुल से भी कहा कि अब तुम्हारा इलाज हो जाएगा। पर पारुल ने तुरंत कहा, चाची मैं तो एकदम ठीक हूं, क्यों ना मैं तुम्हारी रोटी बनाने में तुम्हारी मदद कर देती हूं, या फिर मैं कुछ और काम कर दूं। दोस्तों, पारुल अपनी चाची के सामने ऐसा बर्ताव करके उन्हें विश्वास दिलाना चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उसी रात 8 बजे चर्च के पादरी जी घर पर आए। उन्होंने घर पर आते ही अपनी प्रक्रिया शुरू की और पारुल से पूछा कि तुम इस लड़की के शरीर में क्यों आई हो? सामने से जवाब मिला कि ये मीठा खाकर कुएं के पास पानी लेने आई थी, बस तभी से मैं इसके साथ हूं। पादरी ने कहा, चलो अब तुम इस लड़की को छोड़ दो और चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पारुल ने जवाब दिया, नहीं। पर पादरी जी ने उसके सर पर हाथ रखकर मन में मंत्रों का जाप किया, लेकिन दूसरी तरफ वो चुड़ैल पारुल के शरीर को छोड़ नहीं रही थी। दोस्तों, काफी मशक्कतों के बाद वो चुड़ैल पारुल के शरीर को छोड़कर चली गई। इसके बाद पारुल अचानक से बेहोश हो गई। फिर जब उसे होश आया तो उसने खुद को काफी आरामदायक महसूस किया। दोस्तों, इसके 1 हफ्ते बाद वो लड़की हमारे घर पर आई। तब मेरे घर वालों ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसने बताया कि उसके सामने
एक सफ़ेद चुड़ैल हवा में उड़ती रहती थी। वो उसे हर वक्त दिखाई देती थी और तो और उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं था। उसका कहना था कि वो अपने होशो आवाज में नहीं थी। बाकी दोस्तों, सुनने में ये आया है कि उसे पादरी जी ने परमानेंट इलाज के लिए रविवार के दिन बुलाया है। बाकी हम तो यही दुआ करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाए। बस यही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी पारुल की कहानी। हालांकि पारुल अब ठीक है, पर हम सभी उम्मीद करते हैं और ये दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी एकदम ठीक हो जाए। बाकी दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं नेपाल के जालेश्वर का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरी बहन के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात साल 2018 की है, जब मेरी बहन स्कूल की तरफ से पिकनिक मनाने के लिए गई थी। वैसे वो स्कूल हमारे घर से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर है और ठीक उसी स्कूल के सामने एक झाड़ी भी है जो कि दिखने में बिल्कुल किसी जंगल जैसी लगती है। और ठीक उस झाड़ी के आगे एक घर भी है। उस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था, मगर फिलहाल अभी उस घर में सिर्फ एक आदमी रहता है, क्योंकि उस आदमी की पत्नी की किसी कारण मृत्यु हो गई थी। कारण यह था कि जब वो औरत गर्भवती थी तो उसका नवजात शिशु उसके गर्भ में ही मर गया था। पर खैर, चलिए अब आते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, बात यह है कि जब मेरी बहन और उसके कुछ दोस्त स्कूल में पिकनिक मनाने गए थे तो उन्होंने वहां मिलकर खाना बनाने का सोचा, मगर खाना बनाते बनाते उन लोगों की बची हुई लकड़ियां जो थी वो सब खत्म हो गई थी। सभी ने कहा कि यार, अब हम लकड़ियां कहाँ से लाएं? तो मेरी बहन ने कहा, रुको, मैं सामने वाली झाड़ी से कुछ लकड़ियां लेकर आती हूँ। पर दोस्तों, मेरी बहन के दोस्तों में से एक ने कहा कि नहीं, उस झाड़ी के अंदर मत जाओ। तो मेरी बहन ने कहा, क्यों, क्या है उस झाड़ी के अंदर? उसकी दोस्त ने कहा कि मेरी आंटी एक बार उस झाड़ी के अंदर घास काटने गई थी। उस वक्त आंटी जी के घुटने में किसी अदृश्य शक्ति ने अपने दांत से काट लिया था। बस इसीलिए मैं तुम्हें वहां जाने से रोक रही हूं। दोस्तों, मेरी बहन ये सब कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं जल्दी से लकड़ियां लेकर आती हूँ। इसके बाद वो स्कूल से निकलकर उस झाड़ी के अंदर चली गई। कुछ समय बाद वो ढेर सारी लकड़ियां लेकर वापस आ गई। हालांकि उस समय वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस दिन के 2 दिन बाद मेरी बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं सोचकर बहुत डर जाता हूँ। हुआ ये कि शाम का समय था, अंधेरा भी होने वाला था। उस वक्त मेरी बहन अपने कमरे में सो रही थी। बाकी मैं और मेरे घर वाले घर के आंगन में बैठे हुए थे। हम सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक से मेरी बहन चीखने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर हम तुरंत अंदर की तरफ भागे और कमरे में गए। हमने देखा कि वो एक कोने में बैठकर डरी सहमी सी रो रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर हम सब चौंक गए। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर मेरी माँ ने बहन से पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई और रो क्यों रही हो? दोस्तों, वो इतनी डरी हुई थी कि उसने कुछ भी नहीं कहा। पर माँ ने उससे काफी बार पूछा, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी, बस रोए जा रही थी। वो ठीक मेरी माँ के दाएं तरफ एकटक होकर लगातार एक ही तरफ देखे जा रही थी। माँ ने उससे पूछा कि तुम कहाँ देख रही हो? कई बार पूछने के बाद उसने कहा कि वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। दोस्तों, उसके मुंह से ये बात सुनकर हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, खासतौर पर मेरी माँ। वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि बहन की चिंता में उसका बहुत बुरा हाल था। वैसे भी दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि हर माँ अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर बिल्कुल घबरा जाती है, वो बिल्कुल उसकी चिंता में डूब जाती है। पर खैर, फिर भी माँ ने उससे पूछा कि तुम्हें कौन ले जाएगी, किसकी बात कर रही हो? फिर मेरी बहन ने कहा, वो जो आपके दाएं तरफ खड़ी है, वो औरत मुझसे हंसते हुए ये लगातार बोल रही है कि मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। कहती है कि मैंने उसकी लकड़ियाँ चुराई है। बहन की बात सुनकर माँ ने पूछा, कौन सी लकड़ियाँ और तुम लेकर कहाँ से आई? तब मेरी बहन ने हम सभी को सारी बात बताई। उसने बताया कि दोस्तों के साथ स्कूल में पिकनिक किया और वो स्कूल के सामने वाली झाड़ियों से लकड़ियाँ लेकर आई थी। दोस्तों, जब हमने सारी बातें सुनी तो मेरे घर वालों ने कहा कि इसको किसी मौलवी जी के पास लेकर चलते हैं।
वैसे हमारे घर के पास ही एक मौलवी जी रहते थे। हम सब तुरंत अपनी बहन को उनके पास लेकर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मेरी बहन की हालत देखी तो वो सब कुछ समझ गए। उन्होंने एक गिलास में पानी लिया और उस पानी में फूंक मारने के बाद वो गिलास मेरी बहन को पीने को दिया। दोस्तों यकीन कीजिएगा, पानी पीने के बाद उस वक्त तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। मगर इसके अगले दिन शाम के ही समय मेरी बहन अपने कमरे में सो रही थी और माता पिता मार्केट गए हुए थे। उस समय मैं अपने कमरे में बैठकर अपना फ़ोन चला रहा था। फ़ोन चलाते चलाते मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया क्योंकि मैं अपना पूरा ध्यान उस आवाज़ में लगा रहा था। खैर थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलकर मैंने पाया कि सब कुछ ठीक था और अब किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो मेरा वहम था। थोड़ी देर बाद मेरे माता पिता भी मार्केट से वापस आ गए। पिताजी की आवाज़ सुनकर मेरी बहन जो अपने कमरे में सो रही थी वो रोते हुए पिताजी को गले लगाते हुए बोलने लगी। उसने कहा, पिताजी वो औरत मेरे कमरे में आई है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है और तो और वो अकेली नहीं है, उसके साथ में उसका एक बच्चा भी है। वो मुझसे लगातार कह रही है कि तू मेरे बच्चे के साथ खेलेगी और मैं तुझे लेकर ही जाऊंगी। दोस्तों मेरी बहन की ये बातें सुनने के बाद हम लोग फिर से डर गए। हम कुछ सोचते कि इससे पहले ही मेरी बहन ने कहा कि वो देखो पिताजी, वो जोरों से हंस रही है, वो मुझे देखकर कह रही है कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। दोस्तों हम सब ने इधर उधर देखा पर हम में से किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर माँ ने तुरंत कहा कि चलो इसको मौलवी जी के पास लेकर चलते हैं। दोस्तों जब हम मौलवी जी के पास गए तो उन्होंने मेरी बहन को एक बोतल दिया जिसमें तेल रखा हुआ था। मौलवी ने उस पर फूंक मारकर कहा कि ये तेल इसके सर पर लगा दो। दोस्तों ये सब करने के बाद 1 घंटे तक तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद हम अपनी बहन को घर वापस ले आए और उसे चुपचाप सुला दिया। पर इस बार हम सब उसके पास बैठे रहे। उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि वो अचानक फिर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए सिर्फ यही बोल रही थी कि वो आ रही है, वो देखो वो आ रही है, वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आ रही है। उस वक्त उसने कमरे की खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो उधर से आ रही है। इसके बाद वो कहने लगी कि वो देखो आप लोगों के पीछे खड़ी है, हम उसे लगातार देख रहे थे। उसने कहा कि वो देखो हमारे दरवाजे पर उल्टी लटकी हुई है। दोस्तों हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर इसके बाद मेरे माता पिता ने अपने घर के देवी देवताओं को याद किया, जिसके कुछ देर बाद ही मेरी बहन हंसते हुए बोलने लगी कि मारो उसको और मारो। माँ ने तुरंत उससे पूछा कि तुम किसको मारने की बात कर रही हो। तब उसने जवाब दिया कि एक आदमी जिसने लाल रंग की लंगोट पहनी है, उसके हाथ में एक लाठी है और वो उस औरत को लगातार पीट रहा है। इसके बाद वो कहने लगी कि देखो पिताजी, वो आदमी उस औरत को बाल पकड़कर दूर ले जा रहा है। दोस्तों देखते ही देखते वो लाल रंग के लंगोट वाला आदमी उस चुड़ैल को अपने साथ लेकर चला गया। पर दोस्तों मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि वो लाल रंग के लंगोट पहने हुआ आदमी हमारे घर के देवता जी थे, जिन्होंने हमारी बहन की जान बचाई थी। सच कहूँ तो वह हमारी आज तक रक्षा करते आ रहे हैं, क्योंकि उस दिन के बाद से मेरी बहन को कभी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वैसे आज वो एकदम ठीक है और तो और उसकी शादी भी हो गई है। ऊपर वाले की कृपा से उसका एक बेटा भी है। यकीनन जो भी उसके साथ हुआ वो बेहद डरावना था, मगर देर सवेर अब मालूम नहीं आपको ये कहानी कैसी लगेगी, मगर सच कहूं तो ये कहानी एकदम सच्ची है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी नेपाल की तरफ से एक शानदार कहानी। उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों कहानी के सिलसिले को बढ़ाते हुए चलते हैं हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम अली है, मैं यूपी हमीरपुर का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों दरअसल ये बात साल 2006 की है। मैं उस समय कानपुर में कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ वहीं पर ITI भी कर रहा था। मैं कानपुर के किदवाई नगर मुहल के एच ब्लॉक में किराए पर रहता था। मेरे घर से कंप्यूटर क्लास की दूरी लगभग 7 किलोमीटर की थी, तो मैं रोजाना पैदल ही देर रात 10 बजे होटल से खाना खाकर ही घर जाया करता था।
और मेरे घर जाने के रास्ते में एक सुनसान टूटा फूटा पार्क भी पड़ता था जिसकी दीवारें टूटी हुई थी। एक दिन मेरे दोस्त का जन्मदिन था। हम सभी दोस्त स्नूकर पूल खेलते हुए उसका जन्मदिन मना रहे थे। हम लोग काफी एंजॉय कर रहे थे जिसके कारण हमें शायद समय का पता नहीं चला कि कब रात के 1 बज गए। मैं सभी दोस्तों में अकेला था जो 7 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। बाकी सभी दोस्त तो पूरी रात पार्टी करने के मकसद से आए थे, मगर मुझे तो अपने पेपर की तैयारी भी करनी थी। तो मैं ठीक रात के 1 बजे वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ता काफी सुनसान था, सुनसान गलियां हो गई थी। मैं तो बस अपनी धुन में चलता रहा। चलते चलते मैंने देखा कि उस पार्क में एक बरगद के पेड़ के नीचे कोई दिया जला रहा था, लेकिन मैंने वहां उस जगह पर इस तरह का कुछ भी नहीं देखा था। उसी बीच अचानक से एक ठंडी हवा मेरे शरीर को छूकर चली गई। तभी मेरा मन उस पार्क के अंदर जाने को हो गया। मैं ठीक उसके अंदर चला गया। मैंने देखा कि वहां पर 500 के 4 नोट और कुछ नींबू लाल सिंदूर के बीच में दिया जला हुआ था। मैंने सोचा आखिर ये सब क्या है, यहाँ पर पैसे कौन छोड़ गया। मैंने तुरंत उन पैसों के ऊपर लगे सिंदूर को हटाया और उन पैसों को जेब में डाल दिया। पर दोस्तों, मैंने जैसे ही उनको जेब में डाला कि तभी अचानक मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया। मैं दूर जा गिरा। इसके बाद मैं उस जगह से इतनी तेज भागा कि सीधा अपने कमरे में ही आकर रुका। अपने कमरे में पहुंचने के बाद मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा कि आखिर ये सब क्या था, आखिरकार ये सब किसने किया और मुझे धक्का किसने मारा। दोस्तों, मैं उस वक्त इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे दिमाग में एग्ज़ाम की टेंशन घूम रही थी। मैंने फटाफट अपना हाथ मुंह धोया और सीधा पढ़ने बैठ गया। मेरे किराए वाले घर में 2 कमरे और किचन है। जब पढ़ते पढ़ते मुझे रात के 2:30 बज गए तब मुझे बगल वाले कमरे से किसी औरत की रोने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मैं अपनी जगह से उठा और दूसरे कमरे में जाकर उसकी लाइट जलाकर चेक किया। मैंने इधर उधर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने उस समय इस घटना को इग्नोर कर दिया और अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। लेकिन कुछ समय बाद उसी कमरे से फिर किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। तब मैं थोड़ा डरने लगा कि आखिर कौन औरत रो रही है। मैं उठा और धीरे धीरे मैं उस कमरे में गया। दोस्तों, इसके बाद जो मैंने लाइट जलाकर देखा, उसे देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस कमरे में एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनी हुई अपना सिर नीचे की ओर झुकाकर रो रही थी। वैसे दोस्तों, मैंने आज तक कभी भी भूत और चुड़ैल को नहीं देखा था और ना ही इन सब बातों को मानता था। उस औरत को देखने के बाद मैं सोचने लगा कि आखिर ये औरत कौन है और ये यहाँ कमरे में कैसे आ गई, और तो और ये ऐसे क्यों रो रही है। मेरे पूछने पर उसने भारी आवाज़ में मुझसे कहा कि तुम मुझे लेकर आए हो और अब मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद उसने अपना चेहरा ऊपर किया और मेरी तरफ देखा। उसे देखकर मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसके चेहरे पर कीड़े इधर उधर चल रहे थे, जैसे उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था। दोस्तों, उस वक्त जो मेरी हालत हो गई थी उसका एहसास मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। वैसे इसके बाद मैं अचानक से वहीं पर बेहोश हो गया। मेरी आंख अगली सुबह 8 बजे खुली। मैंने तुरंत पूजा पाठ की और अपने घर से पेपर देने के लिए निकल गया। पेपर देने के बाद मैं होटल में खाना खाने गया तो मेरे पास वही 500 के नोट थे। उस समय मैंने वही नोट निकाल के मालिक को बिल के तौर पर दे दिए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे क्योंकि मैं वो नोट देकर चेंज लेकर होटल से जैसे ही बाहर आया कि तभी अचानक एक ट्रक तेज रफ्तार में आकर उस होटल के अंदर घुस गया। उस समय मैं तो बाल बाल बच गया और उस होटल के बाकी सारे लोग भी बाल बाल बचे। इसी बीच मुझे उसी जगह पर किसी ने तेज के धक्का दिया, जिसकी वजह से मैं तुरंत नीचे गिर गया। मैंने पाया कि मेरे पास वही 500 का नोट वापस आ गया। तब जाकर मैं कहीं समझ पाया कि हो ना हो मैंने ज़रूर ये गलत पैसे उठा लिए हैं। वैसे दोस्तों, मैं हर धर्म को मानता हूँ। जिस जगह पर होटल था उसी के पास साथ में एक मंदिर भी था। मैं चुपचाप उस मंदिर में चला गया। वहाँ पहुँचकर मुझे एक पुजारी जी मिले। मैंने तुरंत उन्हें अपने साथ बीते दिन में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताया। मेरी बात सुनकर पुजारी जी ने मुझसे कहा कि बेटे, जो पैसे तुम उठाकर लाए हो इसमें किसी बुरी आत्मा का वास था। अब वो तुम्हें परेशान कर रही है। तुम अब इस नोट को यहाँ राधा कृष्ण जी के चरणों में रख दो।
बाकी एक उपाय है मेरे पास, जिससे तुम्हें रात के समय उसी जगह जाकर करना होगा, ताकि उस आत्मा को तुम आज़ाद कर सको। दोस्तों, पुजारी की बातें सुनकर मैं वापस अपने घर नहीं गया, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं वो औरत मुझे मार न दे। मैं रात होने तक वहीं मंदिर में बैठा रहा। इसके बाद मैं पुजारी जी के द्वारा लिखे सामान को लेने दुकान में गया। सामान में नारियल फूल, अगरबत्ती, कपूर तेल, दिया बतासे, पान, मिठाई, काफ़ी सामान लिखा था। मैं सारा सामान लेकर मंदिर में आ गया। मैं ठीक रात के 1 बजे उसी पार्क में पुजारी जी के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। तब पुजारी जी ने पूजा शुरू की। उन्होंने नींबू में कुछ मंत्र पढ़कर उसको काट दिया। देखते ही देखते नींबू का रंग लाल खून सा हो गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि इसके खून से एक घेरा बनाओ और ठीक इसी के अंदर तुम्हें ही बैठना है। याद रहे, इस घेरे से बाहर मत जाना। दोस्तों, बस फिर क्या था, पुजारी जी ने हवन कुंड तैयार किया और हवन शुरू कर दिया। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने अपने बगल में देखा कि वो औरत घेरे के बाहर ही बैठी थी। उसे देखकर मैं घबरा गया और पुजारी जी से कहने लगा कि ये औरत यही है जो मेरे कमरे में आई थी। तब पुजारी जी ने मुझे कहा, शांत रहो। उन्होंने मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का। गंगा जल छिड़कते ही मैंने देखा वो अचानक उस पेड़ में उल्टी लटक कर चीखने चिल्लाने लगी। वो हम दोनों को जान से मारने की बातें करने लगी। फिर पुजारी जी ने कई मंत्र मुझे बोलने को कहे। इसी बीच बहुत तेज हवा चलने लगी। कहीं ना कहीं वो हवा हम पर हमला करने लगी, पर वो हमारी पूजा की शक्ति की वजह से कुछ नहीं कर पा रही थी। इसी बीच अचानक तेज रोशनी हुई और वो रोशनी उस हवन में समा गई। इसके बाद पुजारी जी ने मुझसे कहा कि तुम मुस्लिम हो तो ये चीज़ें भी जान लो कि हम लोगों में तंत्र मंत्र जो लोग बुरे होते हैं वो करते रहते हैं। आगे से कभी भी ऐसे रास्ते में पड़ी चीज़ों पर हाथ मत लगाना, और तो और हाथ तो दूर की बात है, तुम उन चीज़ों की तरफ देखना भी नहीं। दोस्तों, मैंने इस घटना से ये सीख ली है कि कभी भी जाने अनजाने में भी कोई भी चीज़ जो रास्ते में पड़ी हो उसे छूना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बच के निकलना चाहिए। सच कहूँ, ऐसी वैसी चीज़ें सेफ नहीं होती। बस यही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अली की कहानी। उम्मीद करूंगा आपको इनकी कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपका इनकी कहानी को लेकर क्या कहना है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो घटना मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात साल 2017 की है। मैं उस समय भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। जब मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटी तब मुझे समझ आया कि ये सब कुछ बहुत ही डरावना और भयानक है। दोस्तों, मैंने अपनी माँ को कई बार कहते सुना था कि पीछे वाली गली में मत जाना, उस गली में कई लोगों ने फांसी लगा रखी है। मगर दोस्तों, मैं कहाँ ये सब मानने वाला था। एक दिन मैं पीछे वाली गली में चला गया। तब मुझे एक आंटी जी बहुत देर से घूरे जा रही थी। जब मैंने उन आंटी जी की तरफ गौर से देखा तो मैंने देखा कि उनकी आंखों की पुतलियां ही नहीं थी। उस वक्त मेरे ही बगल से एक भैया जा रहे थे। मैंने उन्हें डरती आवाज़ में कहा, भैया देखो, ये आंटी मुझे घूर रही है। पर मुझे उन भैया ने इग्नोर कर दिया। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो। पर मैं उसी समय उस गली से तेजी से भागा और सीधा अपने घर पर आ गया। तब जाकर मैंने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। माँ ने मुझे बहुत डांट लगाई, पर इसके तुरंत बाद ही वो मुझे घर के पास ही एक पंडित जी के पास लेकर गई। पंडित जी ने जैसे ही मुझे देखा तो वो सब कुछ समझ गए। उन्होंने मुझे काले रंग का धागा मंत्रित करके दे दिया और कहा, इसे अपने गले में पहने रखना। दोस्तों, इसके बाद हम लोग घर पर आ गए। तब से मैं आज तक बिल्कुल एकदम ठीक हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी एक छोटी सी कहानी। अब आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक ले चलता हूं मैं आपको हमारी आज की 6ठी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम रोमी है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात साल 2010 की है।
उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था और हमारे महाराष्ट्र में बारिश की वजह से कहीं भी जॉब नहीं मिलती थी। वैसे भी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो इसीलिए मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अच्छे पैसे मिले। ईएसआई की जॉब महाराष्ट्र में नहीं मिलती थी। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे एक जॉब के बारे में बताया। वहाँ मुझे 15,000 सैलरी मिलेगी और साथ ही रहने के लिए कमरा भी। बस इसी लालच में मैं अपने दोस्त के साथ घर से निकल पड़ा और घर वालों से वहाँ जाने के लिए 5,000 रुपये लिए, ताकि वहाँ पहुँचकर मुझे किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। दोस्तों, मैं आप सभी को उस कंपनी का नाम नहीं बता सकता, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वहाँ एक पुराना रुई का कारखाना है। बस उसी कारखाने में मुझे जॉब मिल गई। हमारी ड्यूटी 15 दिन नाइट शिफ्ट में रहती थी। मैं और मेरे दोस्त की तरह वहाँ हर शहर से 2 लड़के जॉब के लिए आए हुए थे। कंपनी वालों ने सभी लड़कों को 5-5 के ग्रुप में मिलाकर एक कमरा दिया था। वैसे जो मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसका नाम सागर था। उसने सबके साथ बड़ी अच्छी तरीके से बातचीत करके उनसे दोस्ती कर ली थी। बाकी सब लोग भी एक साथ बड़े प्यार से रहने लगे। वहां पर ऐसे रहते रहते हमें लगभग 10 दिन बीत चुके थे। इसी बीच अचानक सागर की माँ का फोन आया। आंटी ने सागर को फोन पर बताया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, उसे वापस घर आना होगा। सागर ने मुझे ये बात बताई और अगले दिन अपने घर के लिए निकल गया। पर निकलने से पहले उसने मुझसे कहा कि भाई मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दे। हालांकि मैंने सागर को ट्रेन में बिठाकर अलविदा कर दिया। सागर के चले जाने के बाद कमरे में हम 4 लोग रहते थे। हम चारों जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे थे। हम सब पंखे की ठंडी हवा में अपने मुंह को चादर से ढककर सोए हुए थे। हमें सोए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि तभी अचानक से मेरे बगल वाले लड़के की जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो ठीक अपनी आंखें बड़ी करके पूरा पसीना पसीना हो रखा था। हम सब उठे और हमने उससे तुरंत पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि पहले मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाओ। फिर हम सब मिलकर उसे बाहर लेकर गए। तब उसने बताया कि जब वो सो रहा था तो उसने अपने चेहरे को चादर से ढका हुआ था और आंखें बंद करने ही वाला था कि उसने देखा कि ऊपर सीलिंग पंखे पर एक सफेद कपड़ों में एक लड़का पंखे पर झूल रहा था। उसकी आंखें पूरी की पूरी चमक रही थी। दोस्तों, उसके मुंह से ये बातें सुनकर हम तीनों डर गए थे। इसके बाद हम चारों लोग रात भर जागते रहे और दूसरे दिन अपनी जॉब पर चले गए। कारखाने पर पहुंचकर मैंने एक बुजुर्ग चाचा जी को रात के बारे में बताया। उन्होंने कहा तब जाकर उन्होंने कहा कि बेटा, वो कमरा तो 8 सालों से बंद था, पर अब वो कमरा तुम्हें दे दिया गया है। उस कमरे में कुछ घटना घटी थी। तकरीबन 8 साल पहले एक लड़के ने उस कमरे में फांसी लगाकर जान दी थी। दोस्तों, जब मैंने उनसे ये सारी बातें जानी तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे थे। मैंने तुरंत सागर को फोन किया और उसे इन सब के बारे में सब कुछ बताया। उसने मुझसे कहा कि भाई ऐसा कर, 1 महीने की पेमेंट लेकर वापस घर आ जा। पर दोस्तों, मेरा पेमेंट होने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। और तो और जिस लड़के ने उस भूत को देखा था, वो लड़का अपना बैग पैक करके उसी दिन वहां से चला गया। अब बस हम 3 लोग ही उस कमरे में रह गए थे। हमने उस कंपनी के मैनेजर से बात की। हमने उनसे कहा कि हमें दूसरा कमरा चाहिए, पर उसने कहा कि अभी सारे कमरे फुल हो गए हैं, तुम लोगों को अब उसी कमरे में रहना होगा। दोस्तों, हमें मजबूरन उस कमरे में रहना पड़ रहा था। हम लोग इस मजबूरी के कारण को उन्हें बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते। और तो और हमें दूसरों को डराने के चक्कर में कंपनी से भी निकाला जाता। आखिरी में वो हमारी पेमेंट भी रोक देते। बस यही कारण था, हमें चुपचाप रहना पड़ रहा था। हम लोगों की ड्यूटी सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक थी। इसके बाद हम तीनों अपने कमरे में गए और खाना खाकर कुछ देर तक कैरम खेल रहे थे। हमें कैरम खेलते खेलते रात के 12 बज चुके थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी हम तीनों ने हिम्मत जुटाई और नीचे बिस्तर लगाकर सोने लगे। पर सच कहूं तो किसी के भी आंखों में नींद नहीं थी। हम लोग सोने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक से एक काली बिल्ली ने खिड़की से आकर दूध का गिलास नीचे गिरा दिया। दोस्तों, डर इतना था कि गिलास के नीचे गिरते ही हम सब डर के अपने कमरे से बाहर भाग गए। उस वक्त हमारे अंदर इतना खौफ था कि कमरे में जाने का भी मन नहीं कर रहा था।
इसके बाद हम तीनों बाहर ही सो गए। फिर मेरे एक दोस्त ने सुबह 4 बजे मुझसे कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। वो चाहता है कि हम भी उसके साथ चलें, क्योंकि टॉयलेट तो हमारे कमरे के अंदर ही था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी रात की नींद पूरी ना होने की वजह से हम सब गहरी नींद में सो गए थे। इसीलिए उस बेचारे को टॉयलेट करने के लिए कमरे के अंदर अकेले ही जाना पड़ा। फिर हम जब सुबह 7 बजे उठे तो हमने देखा कि हमारा वो दोस्त हमारे साथ नहीं था। हमने तुरंत इधर उधर देखा तो वो हमें कहीं नहीं मिला। इसके बाद हमने उसे फ़ोन किया और बेल भी पूरी जा रही थी, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। धीरे धीरे हम दोनों बहुत परेशान हो गए। इसके बाद हम कमरे के अंदर चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त टॉयलेट करने अंदर गया। वो जैसे ही अंदर घुसा तो हालत देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि जिस दोस्त को हम इधर उधर ढूंढ रहे थे वो तो उल्टा टॉयलेट के अंदर बेहोश पड़ा था। हालांकि वो ये सब देखकर जोर से चिल्लाया। मैं तुरंत टॉयलेट के अंदर दौड़ कर गया और फिर मैंने भी उस दोस्त की बेहोशी की हालत में देखा। मैंने तुरंत ही मदद के लिए बगल वाले कमरे से लड़कों को बुलाया और हम सभी ने मिलकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया। इसके बाद अब उस कमरे में हम 2 लोग ही रह गए। हमने सोचा कि कमरे में दिन में रहने में कोई परेशानी नहीं है, ऐसी घटनाएं तो यहाँ रात को ही होती है। हम आज से नाइट शिफ्ट कर लेते हैं और दिन में हम अपने कमरे में आराम करेंगे। मेरे दोस्त ने तुरंत हामी भरी। उसने कहा यह बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर हम दोनों ने ठीक वैसा ही किया। हमने कंपनी के मैनेजर से बात करके नाइट शिफ्ट लगवा ली थी और तो और वैसे भी हमारी पेमेंट के भी 2 ही दिन बाकी थे। इसके बाद जब हम नाइट शिफ्ट करके अपने कमरे पर आए तो हमने फ्रेश होकर अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर आराम करने लगे। मुझे तो तुरंत ही नींद आ गई और मेरा दोस्त भी मेरे बगल में सोया हुआ था। उस वक्त मैं बहुत गहरी नींद में था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पैरों पर बैठा हुआ हो। फिर धीरे धीरे उसका वेट बढ़ता ही जा रहा था। उसका वेट इतना बढ़ गया कि मैं सहन नहीं कर पाया। इसके बाद मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और सीधा उठकर अपनी आंखें खोली। उस वक्त मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, साथ ही मैं पसीने में भी भीगा हुआ था। मैंने धीरे से अपने दोस्त को नींद से जगाया और उसे बाहर लेकर गया। मैंने उससे कहा कि भाई एक दिन के लिए हम कमरे के बाहर ही एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि कमरे के अंदर तो खतरा है, हम दोनों की जान भी जा सकती है और फिर कल अपना पेमेंट भी हो जाएगा। दोस्तों, मेरी ये बात मेरा दोस्त मान गया और फिर हम दोनों ने जैसे तैसे 2 दिन गुजारे। इसके बाद मैं अपनी पेमेंट लेकर अपने गांव चला गया। सच कहूं तो इस तरीके से हम दोनों बच पाए, वरना अगर हम कमरे से बाहर नहीं आते तो शायद आज हम जिंदा ही नहीं होते। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी रोमी की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको इनकी कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो ठीक कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 7वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दीपांकर तालुकदार है। ये कहानी मेरे दोस्त की कजन सिस्टर की है। वैसे आप लोगों ने इल्लुमिनाती के बारे में सुना ही होगा। वैसे मेरे दोस्त की सिस्टर, जो कि एक आर्टिस्ट थी, वो बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बनाती थी। इसी तरह एक दिन उसको गूगल में इल्लुमिनाती की ट्रायंगल आइज वाली फोटो मिली। वो ठीक उस फोटो को ध्यान से देखने लगी। इसी बीच पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने उस फोटो की ड्राइंग करना चाहा। वो उस फोटो की तस्वीर बनाना चाहती थी। उसने ठीक उस फोटो से चित्र बनाया, वो भी हर एक पार्ट को एकदम डिटेल में दिखाकर। पेंटिंग पूरी होने के बाद उसको वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, इसीलिए उसने उसको घर की दीवार में ही टांग दिया। वैसे उसको इल्लुमिनाती के बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर, समय बीतता गया। 2 या 3 महीने बाद उसको घर में कुछ नेगेटिव फीलिंग होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसको कोई देखता रहता है। वैसे मैं एक बात बताना भूल गया, उस घर में उसके साथ उसके माँ और पिताजी रहते थे और उसका बड़ा भाई काम के सिलसिले में बाहर रहता था। वैसे उसको ऐसा एहसास होता था कि घर में उनके अलावा भी कोई और तो है। वैसे पहले तो उसको ये सब इतना कुछ अलग नहीं लगा। फिर एक दिन रात को वो पानी पीने के लिए उठी। पानी पीने के लिए उसको कमरे से किचन तक जाना था, तो ठीक उसके कमरे से किचन तक जाने के लिए ड्राइंग रूम से होके जाना पड़ता था। उसकी पेंटिंग ड्राइंग रूम में ही लगी हुई थी।
उसकी सारी पेंटिंग ड्राइंग रूम में ही रखी रहती थी। तो ठीक जब वो पानी पीने के लिए जा रही थी तो उसको ड्राइंग रूम में एक काला सा साया सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दिया। ये सब देखकर वो जोरों से चिल्लाई। आवाज सुनकर उसके माता पिता तुरंत आए और लाइट ऑन की। वो उससे पूछने लगे कि क्या हुआ, पर अब जब उसने सोफे की तरफ देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसके माता पिता को लगा कि शायद नींद में थी, अंधेरा भी था, डर गई होगी, वैसे भी रात का समय है। खैर इसके बाद वो ये सब भूल गई और फिर कई दिन गुजरे। फिर ऐसे ही एक रात को उसे नींद में बड़े डरावने सपने आने लगे। उसके साथ सब कुछ अजीब हो रहा था और तो और अब ये सारी चीजें लगातार बढ़ रही थी। दिन बीतते गए, जैसे तैसे उन्होंने वहां 1 साल गुजारा। इसी बीच फिर एक दिन उसके बड़े भाई आए। उन्होंने आते ही हॉल में देखा कि यहाँ पर किसने इस पेंटिंग को लगाया। उन्होंने तुरंत ही उस पेंटिंग को निकाला और जलाकर राख कर दिया। हालांकि तब से लेकर अब तक उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं क्या आप इस बात को मानेंगे? क्या आप ये बता सकते हैं कि एक पेंटिंग की वजह से किसी भी घर में क्या नेगेटिविटी आ सकती है? अगर आपके पास इसका जवाब हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कीशु प्रसाद है। मेरी उम्र 17 साल की है और मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। वैसे जो आपको मैं कहानी बताने जा रही हूँ उसके बारे में मुझे मेरी नानी ने बताया था। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मैं बचपन से ही नानी के घर में रहा करती हूँ। मुझे भूतों की कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं अक्सर नानी के साथ ही सोया करती थी। इसी तरह नानी ने मुझे बताया कि जब वो खेतों में अपने पिताजी के लिए खाना लेकर गई, नानी ने मुझे बताया कि एक दिन वो खेतों में अपने पिताजी के लिए खाना लेकर गई हुई थी, क्योंकि नानी के पिताजी एक किसान थे। वो खेतों में काम किया करते थे। उन दिनों फसल की अच्छी कटाई होने के कारण मेरी नानी के पिताजी खाना खाने के लिए समय पर घर नहीं आ पाते थे, इसीलिए मेरी नानी उनका खाना लेकर जाया करती थी। वैसे वो हर बार की तरह इस बार भी खाना लेकर जा रही थी। चलते चलते रास्ते में एक कुआं पड़ता था। मेरी नानी जब वापस घर आने लगी तो उन्होंने महसूस किया कि कोई उनको आवाज दे रहा है। नानी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था। नानी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस नानी को देखकर हंसता रहा। ये सब देखकर नानी को थोड़ा अजीब लगा। फिर नानी दोबारा घर की ओर चल पड़ी, पर यह क्या, वो बच्चा उनके पीछे पीछे चल रहा था। ये सब देखकर नानी ने उसको गुस्से से कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, जाओ अपने घर जाओ। दोस्तों, वो बच्चा बस नानी को हंसते हुए अपने पैरों की तरफ इशारा किया। हालांकि नानी ने जब उसके पैरों की ओर देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गई। सच कहूं तो उसके पैर जमीन से थोड़ी दूर थे। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे वो हवा में हो। ये सब देखकर नानी की आवाज नहीं निकल रही थी। वो चाह के भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे समय एकदम रुक सा गया हो, पर वो लगातार मन ही मन भगवान का नाम लेती रही। इसके थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल जैसा लगने लगा। जब नानी होश में आई तो सीधा भागकर अपने घर पर आ गई। नानी को डरा देखकर उनकी माँ ने उनसे पूछा। तब जाकर नानी ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। पर दोस्तों, नानी की माँ का कहना है कि ये सब तेरा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। अब दोस्तों, पता नहीं आपको इस कहानी पर यकीन आएगा कि नहीं, पर यह कहानी मुझे मेरी नानी ने सुनाई, और वो भी अपने साथ घटी हुई कहानी। बस एक यही वजह थी कि आप सब लोगों को भी सुनाती चलूं। बाकी आपको इस कहानी के बारे में कुछ भी कहना हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी कीशु प्रसाद की नानी की कहानी। आपको इनकी कहानी में कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम फैजुल है। ये कहानी मेरे पिताजी की है, जो कि उन्होंने मुझे सुनाई थी। दोस्तों, ये बात तब की है जब गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो गांव के सभी लोग शौच करने के लिए अक्सर जंगल जाया करते थे। ऐसे ही एक रात मेरे पिताजी को रात के लगभग 1 बजे शौच लगी।
तो वो तुरंत ही शौच करने के लिए जंगल चले गए। वो आराम से शौच कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक मेमना उनके बिल्कुल करीब आया। थोड़ी देर बाद जब पिताजी की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि इतनी रात को ये मेमना यहाँ क्या कर रहा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको अपने साथ ले चलूं। यही सोचकर उन्होंने जल्दी जल्दी शौच किया और मेमने की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन ये क्या, वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते तो वो ईख की तरफ बढ़ता। मेरे पिताजी थक हार कर अपने घर की ओर लौटने लगे। इसी बीच जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो उनके पीछे पीछे आ रहा था। पिताजी एक बार फिर से उसकी तरफ गए, लेकिन वो फिर से ईख में घुस गया। इसी बीच वहां पर एक किसान आ गया। उसने कहा कि कौन है? पिताजी ने कहा कि यहाँ मेमना आया है। किसान ने तुरंत कहा, पागल हो गया है, आधी रात को तुझे यहाँ मेमना दिखाई दे रहा है। दोस्तों, उन्होंने मेरे पिताजी पर काफी चिल्लाया। पिताजी ने उन्हें बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, तब जाकर कहीं वो माना। फिर मेरे पिताजी ने उसके सामने वहां मेमने को काफी ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर में थक हार कर पिताजी हाथ जोड़ते हुए वापस घर की तरफ लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बातें घर वालों को बताई। घर वालों ने पिताजी की हड़बड़ाहट को देखते हुए कहा कि तू तो ठीक है ना बेटा, वो मेमना नहीं था, वो एक छलावा था जो कि तुझे ईख में ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ तू वहां नहीं गया। अब ऊपर वाले का शुक्र कर और चुपचाप सो जा। दोस्तों, ये सुनकर बड़ा डर लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर घर वालों की बात सच्ची थी तो कहीं अगर पिताजी उस मेमने के चक्कर में उस ईख की झाड़ियों में चले जाते। सच कहूं, बोलते हुए भी डर लगता है, क्योंकि मुझे ये तो नहीं मालूम कि उनके साथ क्या होता, मगर अक्सर ये चीजें वाकई डरा देती हैं। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी फैजुल की कहानी जो कि उनके पिताजी के साथ घटी थी। तो दोस्तों, अगर आपको इनकी कहानी और हमारी आज की सभी कहानियां अगर जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका कमेंट्स में हमेशा इंतजार करता रहता हूं। बाकी दोस्तों, जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।